ये आतंकी हमला नहीं बल्कि ये पाकिस्तान आर्मी द्वारा किया गया हमला है। जिस तरह से हमला किया गया है, ये कोई आम ट्रेन टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है। उन्हें कलमा सुनाने के लिए कहा गया, उनके कार्ड वगैरह देखकर उनके पैंट उतारे गए। मेरे जैसे कश्मीरी आज भी बात करने से डरते हैं। ऐसा आतंक यहाँ 35 साल पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने फैलाया। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हम पहलगाम में हुई हिंसा, इनफैक्ट ये कहना चाहिए कि जहाँ पर पहचान के आधार पर वो हिंसा, जहाँ पर पहचान कर लोगों को मारा गया, और जो भयावह दृश्य वहाँ से आ रहे हैं, एक एक इंसान को जिस तरह से मारा गया है, पूरे ही देश में बहुत गम, बहुत गुस्सा, और जो बिल्कुल जायज़ भी बनता है। और आज पूरा दिन इतना भारी रहा, कुछ काम भी मैं नहीं कर पाई हूँ, और जिस मुझे लगता है कि हर भारतीय के लिए बहुत भारी दिन है कल से लेके आज तक, क्योंकि हमने कितने ही सारे अपनों को खोया है एक इस तरह के आतंकी हमले को। जावेद जी से बात करेंगे इस पूरे मसले पर, क्योंकि वो कश्मीर से आते हैं और यूएनएचआरसी में इस तरह के मुद्दों पर बात भी रखते हैं। जावेद, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू अंबर, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जावेद, इसको आतंकी हमला कहा भी जाए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से हमला किया गया है, ये आतंकी हमला नहीं बल्कि ये पाकिस्तान आर्मी द्वारा किया गया हमला है। क्योंकि अब इनको टेररिस्ट कहना काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से समझ में आता है कि जिस तरह से हमला किया गया है, ये कोई आम ट्रेन्ड टेररिस्ट नहीं है, ये पाकिस्तान आर्मी है, जो कश्मीर के अंदर घुसकर लोगों को दहशतगर्दी का शिकार बनाती है, निशाना बनाती है। ख़ास तौर से जो हिंदुओं को पहचान कर के मारा गया। किस तरह से, किन शब्दों में, और मैं शब्द कम पड़ जाते हैं इस तरह की किसी भी घटना को लेकर। आप क्या कहते हैं इसको लेकर? क्या भारत को कार्रवाई करनी चाहिए? इसको लेकर बड़े सारे सवाल हैं। आपके हिसाब से क्या आपको लगता है इस पूरी सिचुएशन को देखकर? अंबर, आपने बिल्कुल सही कहा। अल्फाजों से इस दहशतगर्दाना या कायराना हरकत की मजम्मत करना, मुझे लगता है आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। वो मजम्मत, कड़ी निंदा, कंडेमनेशन, ये मामले अब उससे काफी आगे चले गए हैं। ये आपने सही कहा, ये कोई आम सा टेररिस्ट अटैक नहीं है। वी हैव टू अंडरस्टैंड द मोडस ऑपरेंडी। काफी साल इन चीजों पे पर्दापोशी हुई। आज पर्दापोशी नहीं होनी चाहिए। ये it was an attack in the name of religion. It is an attack in the name of Islam. Let me be very clear, honest and brute. उन्हें कलमा सुनाने के लिए कहा गया, उनके कार्ड वगैरह देखकर उनके पैंट उतारे गए। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इंसानियत का नुकसान है, कश्मीरियत का नुकसान है, हमारे मुल्क का नुकसान है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान जिनका है, शायद वो आज भी बात करने से डरते हैं, वो कश्मीरी है। मेरे जैसे कश्मीरी आज भी बात करने से डरते हैं। ऐसा आतंक यहाँ 35 साल पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने फैलाया। आज भी मैंने डर देखा, बहुत सारे लोगों के चेहरों पे डर है। हालांकि पूरे जम्मू कश्मीर में आज एहतजाज हुए, स्पॉन्टेनियस एहतजाज थे, किसी सियासी तंजीम की तरह नहीं कि उनका एक कार्डर है, उनको बोला गया, गाड़ियां अरेंज की गई, नहीं। एकदम चक्का जाम था आज पूरे जम्मू कश्मीर में। पूरे जम्मू कश्मीर में सारे लोग दुखी है, बिल्कुल। लेकिन एक आइडियोलॉजी है, ये हम डिनाई नहीं कर सकते, जिसको पाकिस्तानाइजेशन के जरिए कश्मीर में पिछले 35 साल बहुत ही खतरनाक तरीके से पुश की गई। वो आइडियोलॉजी, उस आइडियोलॉजी का वन पॉइंट एजेंडा है। जो उनके साथ है, जो उनके पैर के नीचे रहेंगे, वो उन्हें एक्सेप्टेड है। बाकी दुनिया में कोई भी उन्हें एक्सेप्टेड नहीं है। वो गैर मुसलमानों से नफरत करते हैं, वो मुसलमानों के कुछ अलग सेक्ट से भी बहुत नफरत करते हैं। मुसलमानों के कुछ सेक्ट जो
एक हद तक टॉलरेंट है, जैसे शिया बिरादरी, जैसे हमारे सूफी मुसलमान, उनसे भी वो बहुत नफरत करते हैं। एक बार उन्हें मौका मिला, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों को एक मौका मिला, वो सीरिया, इराक, अफगानिस्तान 2 बना देंगे कश्मीर को। उन्होंने यही बिल्कुल सेम सिचुएशन 90s में थी, जो मैंने अपने बुजुर्गों से सुना, मेरे वालिद साहब की जनरेशन से सुना, जो मैंने विक्टिम फैमिली से सुना कि कश्मीरी हिंदुओं के साथ 90s में बिल्कुल वही हुआ था। वो कश्मीरी हिंदुओं को एकदम खत्म कर दिया गया, उनकी पहचान खत्म कर दी गई, उनके उनकी जान ले ली गई, उनकी इज्जत पे हाथ डाला गया, उनकी बस्तियां उजाड़ दी गई, और लास्ट में क्या कहा गया, ये जगमोहन की वजह से हुआ। यार यू लुक एट दिस, हाउ इनह्यूमैन दिस आइडियोलॉजी इज। एक तो उनके घर लूटे गए, उन्हें मारा, कश्मीरी हिंदुओं को ठीक इसी तरह उनकी आइडेंटिटी असरटेन करके चुन चुन के मारा उन्हें। और लास्ट में हमारी जनरेशन को क्या बोला कि ये जगमोहन ने एक कंस्पिरेसी हैच। आज भी ऐसे लोग हैं जो आज भी सिस्टम ऐसे में लोग हैं, पैरासाइट जावेद, की तरह है। आपकी बात बीच में कट रही है। रूहुल्ला मैदी जो एमपी हैं, उन्होंने टूरिस्ट को लेकर बात कही थी कि टूरिस्ट आर इन्वेडर्स, कल्चरल इन्वेडर्स। तो टूरिस्ट को इस तरह से आप अपने ही देश के टूरिस्ट को इस तरह की बात कहते हैं और फिर कुछ दिन बाद हमला हो जाता है, वो भी टूरिस्ट पे। तो ये मानसिकता क्या है? और साथ ही साथ आसिम मुनीर जो उनकी बयानबाजी रही, वो तो एक तरफ है ही। आप जो कश्मीर में बैठे हैं उनको लेकर क्या कहेंगे? पाकिस्तान पे तो मैं बाद में आऊंगी। अंबर, बदकिस्मती है जो ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर जो श्रीनगर से है, ऑनरेबल उन्होंने जो रियली? he is actually representing an institution, he is representing people, but वही मानसिकता, ही really मानसिकता वही की representing वही है। people? वेरी अनफॉर्चुनेट। यही तो मैं बार बार कहता हूं, जिस जिस वक्त आगा रूहुल्ला मेहदी साहब ने गैसलाइट किया हमारे टूरिस्ट्स को, तब से ही ये ऐसा खतरनाक दहशतगर्दाना कायराना हमला हुआ। क्योंकि आप अंदाजा लगाइए, इन कड़ी से कड़ी मिलाइए, जनरल आसिम मुनीर जो उस नाकाम, नामुराद, नामुकम्मल मुल्क का सबसे पावरफुल आदमी है, वो हिंदू बिरादरी के खिलाफ सरेआम पब्लिकली जो नफरत फैलाता है, जो बिल्कुल वो एक सिग्नल दे रहा है कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर उनका बस चले तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और हमारी जो हिंदू बिरादरी, हमारे मुल्क के लोगों के बिल्कुल खिलाफ कोई भी दहशतगर्दाना वो अमल कर सकते हैं। उससे पहले श्रीनगर के पार्लियामेंट मेंबर ने जो गैसलाइट किया, कहा कि ये जो टूरिज्म है ये कल्चरल इन्वेजन है, ये जो टूरिस्ट्स है ये कल्चरल इन्वेडर्स है, वो क्या चाहते ये हैं बाय कश्मीर डिजाइन में? और बाय मेरा सवाल पर्पस ये किया जा रहा है। बिल्कुल। हाँ जी, अब वो उनसे पूछे क्योंकि कश्मीर को के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कश्मीर में लोगों का जो जरिए माश है या कोर बिजनेस है, वहां पे क्या है, आप ये बताइए। अंबर, ये बदकिस्मती हमारे जम्मू कश्मीर की है, बिलखुसूस वादी कश्मीर की, जिन लोगों को 500 सोर्सेज ऑफ इनकम है, 500 सोर्सेज ऑफ इनकम, वो उन लोगों पे मुसल्लत किए जाते हैं जिनका सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम है। 80% कश्मीर के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर is actually mother of all other allied sectors in Kashmir. Be it handicrafts, handloom, जो भी छोटा मोटा फ्रूट का जो है, छोटा मोटा आपका सैफरन, कहाँ पे आपका ये गरीब जो है, पांपोर पुलवामा का जो गरीब ग्रोवर है, फार्मर है, वो दुबई के मार्केट में जाएगा बेचने के लिए? नहीं। यही जो टूरिस्ट, जो मेरा भाई कल शहीद किया गया हरियाणा से, जो लेफ्टिनेंट था नेवी में, यही उस गरीब का वो सैफरन खरीदता। उस गरीब को मेरा एक अमीर ज्यादा पावरफुल आदमी, एक बड़ी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव, मैं से आई एम गिविंग रिस्पेक्ट टू द इंस्टीट्यूशन, ऑनरेबल पार्लियामेंट मेंबर, उनका कहना है कि टूरिज्म यहां खत्म हो जाना चाहिए, टूरिज्म बंद होना चाहिए, हिंदुओं को चाहते जम्मू हैं कश्मीर में अलाउ नहीं करना चाहिए। जावेद, यही है कि वो चाहते हैं कि एक बार फिर से
वही नौजवान उसी बिजनेस में आ जाएं जो 500 पर पत्थरबाजी करते थे। उनको तो लगता है कि कश्मीर में सिर्फ वही रोजगार होना चाहिए नौजवानों का। मतलब तो सवाल ये खड़े हो जाते हैं कि जिन लोगों को पार्लियामेंट में ले जाके बिठाया जाता है, वो वाकई में देश के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या देश के लिए काम कर रहे हैं, या उसके पीछे उनके तार कहाँ से जुड़े हुए हैं। अंबर, ये अलमिया है, ये अलमिया है हमारे कौम के लिए, एक बड़ी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव। और आज तक, अभी तक हमारे 30 भाई शहीद कर दिए गए। कल कश्मीरियत पे जो दाग, जो धब्बे 90s में लगे थे, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, और मुझे आज जवाब देना पड़ता है कि कश्मीर में हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ, नरसिंहार क्यों हुआ, आज फिर एक बार हमारे उस धब्बे वाले मुंह पे एक और धब्बा लग गया। जब मेरे कश्मीर में मेरे मेहमानों को, जिस मेहमान नवाजी के लिए कश्मीर बड़ा माना जाता था, यहां कसीदे जाड़े जाते थे, पोइट्री लिखी जाती थी, जरा जरा है मेरे कश्मीर का मेहमान नवाज, रास्ते के पत्थरों ने मुझे पीने का पानी दिया। और मेरे एक बहुत बड़े नेता, उनका कहना है कि हिंदुओं को यहां आने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए उन्हें, हाथ हिंदुओं जोड़कर की धरती पूरे पर हिंदुस्तानियों से माफी मांगनी है उनको, और उनकी पार्टी को एक्सप्लेन करना है। ये छोटी हिंदुओं बात की नहीं है। धरती पर हिंदुओं को कहते हैं कि आने की इजाजत नहीं है। और वैसे तो इस्लाम के हिसाब से तो मुझे लगता है मुसलमानों को हिंदुस्तान में रहना भी नहीं चाहिए। इस्लाम तो कहता है कि फिर काफिरों की धरती से आप हिजरत कर जाओ। तो इसके हिसाब से फिर क्या करना चाहिए उनको? वो कहाँ हिजरत करेंगे? पाकिस्तान जा रहे हैं? भावलपुर? अंबर, या अंबर कहाँ जाने वाले कहते हैं? हैं ना, कहते हैं ना अंबर, अगर मैं कुछ कहूं तो बदनाम हो जाऊंगा। अगर इस मुल्क में 100 करोड़ मुसलमान होते, अगर इस मुल्क में 100 करोड़ मुसलमान होते और 25 करोड़ हिंदू होते, तो क्या होता? अंदाजा लगाइए। जो पाकिस्तान में हो रहा वही हो रहा होता कि आर्मी चीफ कह रहे होते कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, और ये हम हमारा ये है, हमारा वो है। और आए दिन जो हिंदू है उनकी बेटियों को अगवा करके रेप कर दिया जाता है, कन्वर्जन होता। कन्वर्जन तो अभी भी होता है, लेकिन जिस तरह से ओपनली एक ऑर्गेनाइज्ड वे में टारगेट किया जाता है माइनॉरिटीज को पाकिस्तान में, वही सब यहाँ पे हो रहा होता। इसमें कोई ज्यादा सोचने वाली बात अंदाजा, नहीं है। मैं मुझे खौफ आ जाता है, यकीन मानिए मुझे खौफ आ जाता है कि अगर इस मुल्क में जितने हिंदुओं की आबादी है, अगर उतने हम मुसलमान होते और अलग अलग मसलकों में बटे होते, तो क्या होता? आप अंदाजा लगाइए। आप अंदाजा लगाइए इस मुल्क में जहां मेजॉरिटी हिंदुओं की है, हमारे जो माइनॉरिटी सेक्ट के या माइनॉरिटी रिलीजन के एक बड़े नेता, उनका कहना है, उनका मानना है कि टूरिज्म जो है वो बंद होना चाहिए यहाँ पे। अब वो 80% लोग जिनका सिर्फ एक, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। हालांकि हमारे जो नेता, मेरे दोस्त जो है, मेरे बड़े मोहतरम है, बड़े लीडर जो है, उनके कम से कम 500 सोर्सेज ऑफ इनकम है उन्हें। इसीलिए एक एक बड़ी सेइंग है कश्मीर में, एक बहुत ही फेमस कोट है कश्मीर में, कि एक बार कहत साली हो गई थी किसी किंगडम में, लोगों को भुखमरी दरकार थी। तो जब बादशाह से पूछा गया कि जनाब ऐसे है, भुखमरी है, कहत साली है, उन्हें कहा कि एक सालन काट दो, क्योंकि वो 50 सालन उनके यहाँ पकवान में पकते थे ना। तो यहां से फिर अर्ज किया गया कि जनाब हमारे यहां सिर्फ एक ही पकता है। ये आप अंदाजा लगाइए। मैं कश्मीर के जिस गांव से ताल्लुक रखता हूं, मेरे इस गांव में चंद लोग, मुझे नहीं लगता है 2 या 3 दर्जन से ज्यादा लोग सरकारी छोटी नौकरियों में होंगे। मैक्सिमम लोग कारीगर है और छोटा मोटा जमींदारी का वो काम करते हैं, क्योंकि अब जमींदारी भी खत्म हो रही है कश्मीर में इलीगल भट्टों की वजह से। वो जो कारीगर तबका है वो रो रहे हैं। यकीन मानिए मेरे साथ पूरा दिन वो आज लाल चौक में थे, रो रहे थे। वो 2 चीजों को लेकर रो रहे थे। एक आम कश्मीरी, गरीब कश्मीरी, ये 2 चीजों को लेकर रोता है। एक, इस पे ये चीजें ठोक दी गई, इस पे ये चीजें पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने हमारे कुछ कश्मीर के कुछ लोगों के साथ मिलकर पिछले 35 साल से ठोक दी गई। हमें हमें इस दहशतगर्दी में डाल दिया गया।
दूसरा जो अलमिया है, आज के डेट में कश्मीरी मरता क्या न करता, यही जो आज आर्टिस्ट बिरादरी मेरे साथ थी, वो रो रहे थे, कह रहे थे कि हम 10 पैसे पिछले 3-4 साल से कमाने लगे, हम अपने बच्चों के एजुकेशन एफोर्ड करने लगे। आप उनका कहना है कि कश्मीर में जो ये दहशतगर्दी फिर से वापस आ रही है, लौट आ रही है, इससे सिर्फ टूरिज्म का डिपार्टमेंट टूरिज्म नहीं रुकेगा, बल्कि हम सबकी जिंदगी आ रही है। और ये एक आम कश्मीरी की फरियाद है। अब मैं पार्लियामेंट मेंबर साहब से ये गुजारिश करूंगा, क्या ये कल्चरल इन्वेजन था? ये जो गरीब लोग, ये जो निहत्ते लोग, ये जो इनोसेंट लोग यहाँ पे कुछ मूवमेंट्स क्रिएट करने आए थे, कश्मीर को खूबसूरत जानकर, उनको ये गलतफहमी थी कि कश्मीर जन्नत बेनजीर है। उन घरानों को, उन फैमिलीज को, उन बस्तियों को, उन सोसाइटीज को क्या जवाब देंगे वो? क्या ये हरियाणा का मेरा भाई, क्या मेरे कर्नाटका का वो भाई, क्या नेपाल का मेरा वो भाई, क्या तमिलनाडु का मेरा वो भाई जो एक छोटा सा बिजनेसमैन था, क्या वो कल्चरल इन्वेजन करने आया था यहाँ मेरे कश्मीर? इंसानियत के खिलाफ कर रहे हैं आप लोग। कल्चरल कश्मीरियत इन्वेजन को तो वो है शर्मिंदा कर रहे हैं आप। जिन्होंने उस धरती को, जिसको जन्नत कहते हैं, उसको नर्क बना दिया, जिन्होंने आके इन्वेजन किया, जो इन्वेडर्स को इन्वेडर्स नहीं कहते और वो देशवासियों को इन्वेडर कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को तो पार्लियामेंट तो छोड़िए, इस देश में रहने का भी बिल्कुल अधिकार नहीं है। और मुझे लगता है कि सिर्फ मुसलमानों की, भारत के मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो कुछ पहलगाम में हुआ है उसके खिलाफ हमको आवाज उठानी पड़ेगी, क्योंकि कड़ी निंदा काफी नहीं है जावेद, इस तरह के जो भी इस तरह के हमले होते हैं। क्योंकि अगर पहचान करके मारा जाता है तो सवाल हम पे भी खड़ा होता है, क्योंकि वो लोग जो सिर्फ कड़ी निंदा करके साइड हो जाते हैं कि हमें बड़ा अफसोस है, हम इसकी निंदा करते हैं, चाहे वो कोई नेता हो, मौलाना हो, या हमारे जैसे लोग हों जो आवाज उठाते हैं चीजों पर। मुझे लगता है कि हमें शर्म से सर झुका लेना चाहिए इस तरह के सारे इंसिडेंट्स को लेकर। जब भी सामने आते हैं शर्म से सर झुक जाता है कि कहीं ना कहीं हम सब पे भी वो जिम्मेदारी आती है, और हमको खुलकर इस पे बात करने की जरूरत है कि जो जड़ है उस पर हमें बात करनी पड़ेगी, उस पर प्रहार करना पड़ेगा। सिर्फ कड़ी निंदा काफी नहीं है। अंबर, बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई एग्री विद यू। जब जनरल आसिम मुनीर ने वो बचगाना बयान दिया, एकदम वो वो बचकाना बिल्कुल नहीं था इंसान जावेद, बचकाना मत बोलिए, वो जानबूझ के किया अ, गया था। उसके सर के जानबूझ के तार किया, उसके लेकिन हैं। लेकिन जो उसकी आसिम लेवल है, मुनीर का, जो आसिम उसकी आसिम नहीं, आसिम मुनीर का बयान, उसके बाद हमास, जैश और लश्कर की मीटिंग होती है उसमें भावलपुर में। उसके बाद आपके एमपी साहब का बयान, कई सारी चीजें हैं जो आपस में कनेक्ट होती हैं, उसके बाद ये हमला हो जाता है। यस, तो इट्स लेकिन नॉट लेकिन दैट लेकिन सिंपल। लेकिन एक एक चीज हमें अंडरस्टैंड करना है। हम्म। जो उस टूटते हुए उस स्टेट का जो मोस्ट पावरफुल आदमी है, हम्म। उसकी मानसिकता देखकर तो लगता है कि वो बचगाना बयान था, बट यस, इट वाज विद पर्पस। वो नफरत से भरा और हुआ बयान और था, बचकाना नहीं था। और बच्चे तो बहुत सच्चे मन के होते हैं, उनके मन में किसी तरह के लिए इस तरह का कोई भाव नहीं होता, तो वो बचकाना नहीं, बहुत ही लेकिन नफरत से भरा हुआ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो वो एक इमेच्योर बयान है, बट इट वाज अ सिग्नल, इट वाज अ क्लियर सिग्नल, जिसमें उसने बिल्कुल असर्ट किया वो जो नफरतें उनके दिमाग में, उनके जहनियत में भरी हुई है हिंदुस्तान के तय, हिंदुओं के तय, और कश्मीर को फिर एक बार जो वो मिसलीड और मिसगाइड करना चाहते हैं। हालांकि उनके उनके अटेम्प्ट्स जो है पिछले 4-5 साल से कंप्लीटली फेल हो गए, क्योंकि उनको एक चीज अभी तक नहीं मिल रहा है। पहले उनको मिलता था, उनको कश्मीर का नौजवान जो है रेडीमेड मिलता था। कश्मीर के नौजवान के हाथ में जब पत्थर होता था, कश्मीर का नौजवान जब पत्थरबाज होता था, जब कश्मीर का नौजवान एक गलत रास्ते पे धकेल दिया जाता था, वो ओजीडब्ल्यू बनता था, स्लीपर सेल। अब ये सारी चीजें बदल गई और ये डिसीजन खुद कश्मीर के नौजवान ने लिया। इसमें कोई अलादीन का चिराग नहीं था यहां पे जिसमें से जिन निकला, नहीं। ये डिसीजन कश्मीर के नौजवान ने खुद लिया। जब कश्मीर के नौजवान को समझ आया कि पड़ोसी मुल्क क्या है, पड़ोसी मुल्क में अंदर क्या चल रहा है, उन चीजों ने बिल्कुल उनका वो कवर ब्लॉक किया, और कश्मीरी नौजवान ने उनको रिजेक्ट किया, पाक स्पॉन्सर टेररिज्म को
पाक स्पॉन्सर्ड रेडिकलिज्म, एक्सट्रीमिज्म को रिजेक्ट किया। ये एक फ्रस्ट्रेशन का बाइस है। आसिम मुनीर के बयान में जो फ्रस्ट्रेशन आया थी, वो जो बार बार कश्मीर, शहरग, जगुलर वेन, एंड तक पाकिस्तान रियासत मदीना है, कलमे के नाम पे बना है, ये पूरा जो मैंने उसका निचोड़ निकाला, वो कॉन्फिडेंट नहीं था, फ्रस्ट्रेटेड था। एक पर्पज से वो बातें की उसने, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है, और वो कनेक्टेड है इस टेररिस्ट अटैक के साथ, बिल्कुल। बट एट द सेम टाइम दिस इज राइट टाइम टू हिट देम वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट, पीओजेके एंड पीओजीबी, जिसपे हमारा लीगल राइट है, जिसपे हमारे मुल्क का, यूनियन ऑफ इंडिया का, आइडिया ऑफ इंडिया का, जम्मू कश्मीर, ग्रेटर जम्मू कश्मीर का, जिसपे लीगल राइट है। दिस इज हाई टाइम वी मूव, कड़ी निंदा, मजम्मत एंड कंडेमनेशन। दिस इज हाई टाइम वी टेक अ डिसाइसिव डिसीजन with a proper action plan, or this is possible, we have done it in the past। हमने सियाचिन को रिक्लेम किया, हमने तुर्तुक जैसे एक बड़े इलाके को, हिस्टोरिक इलाके को रिक्लेम किया, हमने हुंदरमान को करगिल में रिक्लेम किया। वी कैन डू इट नाउ, वी आर एट द बेस्ट, और वो इस टाइम सबसे पिछड़े हुए हैं। मेजर गौरव आर्या का एक वीडियो देख रही थी, और उसमें जिस तरह से गुस्सा और गम उनको देखकर नजर आ रहा था, वो हर भारतीय में है, और उस गुस्से और गम के साथ हर कोई कनेक्ट कर सकता है। उसमें उन्होंने कई सारे पॉइंट्स रखे, और जो मोदी जी से उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट की है, उसमें उन्होंने कई सारे बातें रखी। उसको बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी एंड कर देनी चाहिए, जितने भी डिप्लोमेटिक रिलेशन है पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, नो हाई कमीशंस, नथिंग, कुछ भी नहीं होना चाहिए। और साथ ही साथ क्रिकेट, मुझे लगता है कि क्रिकेट पाकिस्तान के साथ कहीं पे भी नहीं खेलना चाहिए, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन, इन और आउटसाइड पाकिस्तान, कहीं पे भी। इनफैक्ट जो लोग पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं उनके साथ भी नहीं खेलना चाहिए। नो गेम, नो क्रिकेट, नथिंग विद पाकिस्तान। और साथ ही साथ जो उन्होंने एक अहम बात कही कि ये जो आतंक कहा जा रहा है इस तरह की घटनाओं को, ये आतंक नहीं, ये पाकिस्तान आर्मी है, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशंस कोई आम आतंकी नहीं कर सकते कि जिनको कुछ चंद दिनों ट्रेन किया हो। ये सीधे पाकिस्तान आर्मी है, और पाकिस्तान आर्मी को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बॉर्डर पे जो हम बात करते हैं कि हमारे बीच में शांति है, और हम कोई हमला नहीं करेंगे, भारत तो उस पे अमल करता है, लेकिन पाकिस्तान तो लगातार बम पटाखे जलाता रहता है। तो क्या भारत को सीधा सबक सिखाने की जरूरत है? ऐसा आपको लगता है कि कोई बड़ा कदम भारत सरकार को लेना चाहिए? और जैसा कि स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है, इंडस वाटर ट्रीटी और डिप्लोमेटिक रिलेशंस और प्लस कुछ सैंक्शंस भी और लगाने की जो बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है? या फिर कोई बड़ा ही कुछ होगा, बालाकोट टाइप कुछ? अंबर, this is right time to go beyond even Balakot. ये this is if not now then never। वैसी सिचुएशन में हमारी कौम है, 140 करोड़ लोगों की गैरत जुड़ गई है। ये सिर्फ इंसानियत, कश्मीरियत पे एक हमला नहीं है, ये सिर्फ हिंदुओं पे एक हमला नहीं है, बल्कि ये अब हमारी गैरत पे एक हमला है। और जिस पोजीशनिंग में हमारा मुल्क है, मुझे लगता है पूरी कौम खड़ी है हमारे गवर्नमेंट के पीछे, पूरी कौम, कटिंग क्रॉस रिलीजियस बिलीफ्स, आइडियोलॉजीज, पॉलिटिकल पॉलिटिक्स, आज के डेट में। और हिंदुस्तान के साथ सारे मुल्क खड़े हैं, जो रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरबिया एंड ईरान ऑल्सो। उन्होंने जिस तरीके से मजम्मत की और इंडिया को बिल्कुल एक आश्वासन दिया कि वो हमारे साथ है, मुझे लगता है ये सही टाइम है। यूएन ने जिन अल्फाजों में इसकी मजम्मत की और पाकिस्तान का नाम भी लिया, उनको अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। ये सही वक्त है, सही वक्त है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कहते हैं कि ये तो भारत के ही लोग हैं, क्योंकि भारत के लोग भारत की सरकार के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही हमला कर दिया। ये तो उनकी पुरानी दलील है, वो
जो कुछ भी करते हैं उसका मलबा वो हमेशा हमारे मुल्क पे डालना चाहते हैं। पाकिस्तान, अगर भारत उन्होंने के लोग उन्होंने सरकार जो के खिलाफ मैसेकर भी हैं तो क्या अपने आम लोगों को मारेंगे? हम प्रोटेस्ट कर सकते ये हैं, विरोध कर सकते हैं, वोट नहीं दे सकते हैं। आप ये मानसिकता देखिए ना, उन्होंने बलूचिस्तान में बलूच कौम को कितना दबा कर रखा है, कितने लोगों को मारा, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की इंतहा की उधर। आप देखिए 7 महीने हो गए, सूबे सरहद जो है खैबर पख्तूनख्वा, वहां पारा चिनार में 7 महीने से पानी का कतरा नहीं पहुंच पाता है। आप अंदाजा लगाइए। शिया बिरादरी के वहां पे ट्राइब्स है, पश्तून, उनके साथ पूरा राबता कट है, सीज है वहां 7 महीने से। आप अंदाजा लगाइए। गिलगित बल्तिस्तान में अभी एक बहुत बड़ा स्कैंडल अनर्थ हुआ है। वहां पे गिलगित और बल्तिस्तान की छोटी लड़कियों को नौकरी का आश्वासन देकर सर्बिया में प्रोस्टिट्यूशन में डाला जाता है। ये छोटी बातें नहीं है। दिस इज बीइंग डन बाय पर्पस एंड बाय डिजाइन। पीओ जेके में आप देखिए, एक कठपुतली नाम निहाद सरकार बनाकर वहां लोगों पे जो मजालिम डाले जाते हैं, माइनॉरिटीज पे देखिए वहां पे। आप देखिए आज के डेट में सिर्फ एक ट्रिगर की जरूरत है और वो नामुकम्मल नामुराद स्टेट बिखर जाएगी ताश के पत्तों की तरह। उन्होंने जी, इंसानियत का कत्ल बार बार किया। जी, अफगानियों के साथ उनका रवैया देखिए। आप जी। अंदाजा लगाइए किस प्रकार की मेंटालिटी है वहां पाकिस्तान के पंजाबियों की। सारे हुँ, कौमों को दबा कर रखा है। हर एक जगह उन्होंने अपना गलबा डालकर रखा है। आईएसआई में, फौज में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में, हर जगह वो दूसरे छोटी कौमों को दबा कर रखते हैं। अब आप यकीन मानिए, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के मजलूम हो, पीओजीबी, पीओजेके या माइनॉरिटीज वहां पे हो या सिंधी वहां पे हो, वो हिंदुस्तान के हुँ। मुंतजिर है। वो इंतजार में है कि हिंदुस्तान कोई ये जावेद बड़ा फाइनल अच्छा फाइनल मौका है डिसीजन ले। प्रधानमंत्री मोदी को खुलकर बलूचिस्तान पे वापस बात करनी चाहिए। बलूचिस्तान ही नहीं बल्कि जो पीओजेके और जीबी है उस पे भी बड़ा फैसला लेना चाहिए। साथ ही साथ जो और नेशंस हैं, सिंध और जो भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उन सब के बारे में बात करनी चाहिए खुलकर, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसको इतना ज़्यादा मुझे लगता है कि जो छूट मिली हुई है, जो पॉलिसी भारत ने अपनाई हुई, लगता नहीं है कि वो काफ़ी रही है। और जो भी सुझाव हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आ रहे हैं, चाहे उसमें इंडस वाटर ट्रीटी है, चाहे डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, चाहे क्रिकेट की बात हो। इनफैक्ट अभी बीते दिनों सुष्मिता सेन और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमें उनके आर्टिस्ट के साथ काम करना चाहिए और ये और वो और ऐसा वैसा। अब उनको पता चल गया कि वो क्या हैं। हमारे लिए क्या, हमारे जो लोग हैं वो मैटर नहीं करते हैं। हमने 26/11 देखा, हमने पहलगाम देखा, हमने पुलवामा देखा, हमने क्या कुछ नहीं देखा। लेकिन ये इनसेंसिटिविटी जो हमारे स्टार्स हैं, उनके बीच में क्यों नहीं नज़र आती? क्या वो भारतीय नहीं है? क्या उनके ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं है कि अगर पाकिस्तान में तो आप किसी क्रिकेटर से बात करें या फिर किसी आम किसी सेलिब्रिटी से बात करें या आसिम मुनीर से बात करें या किसी पॉलिटिशियन से बात करें, वही ज़ुबान, वही भाषा, एक जैसी। रटाई हुई उनमें कहीं नहीं लगी कि अरे नहीं हमारी आर्मी गलत कर रही है या हमारे पॉलिटिशियंस गलत कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। वो ओपनली बोलते हैं कि नो वी आर डिफरेंट, व्हाई डोंट वी एक्सेप्ट इट यस, दैट यस वी आर डिफरेंट। बिल्कुल, बिल्कुल, बट वी आर ऑल्सो डिफरेंट। हमारे जो सेलिब्रिटीज है, हमने उनको इतना सिर पर चढ़ा कर रखा है। वो हालांकि वो कमर्शियल माइंडसेट के लोग हैं, उन्हें जिसमें ज्यादा पैसा मिले वो वही करें। उन्हें अगर कल सिंध सिटी में किसी रोल में ज्यादा पैसा मिलेगा, वो तो उधर ही जाएंगे। वो उस टाइम भारतीयता को याद नहीं रखेंगे। हमें ये अंडरस्टैंड करना है। आप मुझे बताइए, कैन टॉक्स एंड टेररिज्म गो टुगेदर? एब्सोल्युटली नॉट। क्या आपके फैमिली, आपके सिटीजन्स को मारने वाले, विल यू ब्रेक ब्रेड विद देम? एब्सोल्युटली नुसरत नॉट। भरूचा फ़िल्म एक्ट्रेस हैं, वो जब इज़राइल में फँसी थी तो उनको भारत नहीं निकाला था, पाकिस्तान ही निकाल के लेके आया था। जब भी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है, तो सरकार निभाती है, तो सरकार का साथ आप क्यों नहीं देंगे? अगर हमारे फ़ौजियों को, हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, तो हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है क्या? अगर आप पब्लिक फ़िगर हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी और बढ़ जाती है कि नहीं? अगर हमारे लोगों के साथ गलत कर रहा है पाकिस्तान, तो हम ऐसे लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भी कमर्शियल रिलेशन नहीं रखेंगे। नथिंग विद पाकिस्तान।
एब्सोल्युटली। जब तक टेररिज्म खत्म नहीं हो जाएगा, जो टेरर इंडस्ट्री उन्होंने पाल कर रखी है, जो टेरर फैक्ट्रीज चल रही है हमारे जम्मू कश्मीर के हिस्से में, जो पीओजेके है, वो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख का हिस्सा है, वहां पे जो टेरर फैक्ट्रीज उन्होंने खोल कर रखी है, जब तक वो डिसमेंटल नहीं होगा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, तब तक कोई भी रिलेशन उस स्टेट के साथ रखना वो हमारी गैरत के खिलाफ है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली नॉट। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आसिम मुनीर ने हकीकत कही। उसने कहा वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो कश्मीर कैसे उनका हुआ, मुझे बताइए। हम तो 5100 साल, हमारी जो सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, डॉक्यूमेंटेड एंड ऑथेंटिक, इस साल जो ये वर्ष है, ये 5001 हमारा साल है। मुझे बताइए, मैं इन पाकिस्तानी पंजाबियों से जब भी मैं बाहर किसी मुल्क में मिलता हूं, बड़े चिढ़ते हैं वो हमसे, एकदम चिढ़ते हैं, झगड़े पे उतर तो ये आते हैं। बात आप उनको रूहुल्लाह मेहदी को भी बोल दीजिएगा कि 5000 मैं साल आई पहले वॉज तो अबाउट टू कम, आई वॉज उनके अबाउट टू मानने कम। वाले हैं, जिनकी धरती है उन्हीं को आप बोल रहे हैं कि वो इन्वेडर्स हैं। शर्म और हया मैं जरा भी है मैं उनमें या नहीं? एक्चुअली मैं अपने बड़े भाई रूहुल्लाह मेहदी साहब से यही कहने वाला था कि ये जो हमारे हरियाणा, हमारे तमिलनाडु, हमारे कर्नाटका, हमारे आसाम, हमारे वेस्ट बंगाल से, हमारे हैदराबाद से, मुंबई से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से जो मेरे भाई आए थे, वो तो हो गए इन्वेडर्स, कल्चरल इन्वेडर्स। तो पाकिस्तानी पंजाबियों को लाइए ना एक बार, और फिर बलूचिस्तान के लोगों से पूछिएगा कि कल्चरल इन्वेजन किसे कहते हैं। काश काश हमें, अंबर जी, काश हमें अल्लाह ताला ने वो सेंस दी होती। कल्चरल जिस निगाह इन्वेजन से, वो जिस होता है नजर से, जिस जो नियति से कश्मीर पाकिस्तानी पंजाबी हमें देखते हैं, काश जी, एक बार जावेद, कश्मीरियों को वो कल्चरल पता चले। इन्वेजन जी, कल्चरल इन्वेजन वो होता है जो कश्मीर में हो चुका है, उसे कहते हैं कल्चरल इन्वेजन। इसलिए कहते हैं कि सावन के अंधे को सब हरा ही नजर आता है। जो खुद कल्चरल इन्वेजन करता है उसको दूसरे भी वैसे ही लगते हैं, क्योंकि भारत एब्सोल्युटली। की संस्कृति में, भारत की वैल्यूज में किसी भी तरह की कोई इन्वेजन, किसी भी तरह की कोई भी ऑफेंसिव आपको कोई भी इस तरह की पॉलिसी नजर नहीं आती। ना भारत कभी किसी पे वार करता है, ना प्रहार करता है, ना ही भारत किसी को बदलने की कोशिश करता। भारत ने तो कितने ही लोगों को शरण दी है और भारतीय बनाया है, और भारत में बहुत सारे लोगों को अपना बनाया। लेकिन कुछ लोग कभी भी कितना ही कर लीजिए, लेकिन वो कभी भी भारतीय नहीं बन पाएंगे। ये बात सच है, साबित हो जाती है। तो आप ये सोचें कि हम बहुत अच्छे हैं, तो आप जैसे लोग उन सारे लोगों को कटघरे में खड़े कर देते हैं जो थोड़ी बहुत कोशिश करते हैं कि देश में एकता बनी रहे और हम सब को सवाल के घेरे में ना लाया जाए। लेकिन ऐसे लोग जो ये हरकतें करते हैं उनको पॉइंट आउट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग, मुझे नहीं लगता कि इस देश में नागरिकता के भी लायक है। एमपी तो बहुत बड़ी बात है। जी जावेद। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। ये तवारी गवाह है, माँ हिंदुस्तान, मदर इंडिया ने अपने शरण में कितनों को लिया। पारसियों के साथ जब जुल्म हुआ, जो राष्ट्रीय साथ, वो माँ हिंदुस्तान के पास आए। जब पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को मारा, घर लूटे और उन्हें निकाल दिया गया, कहां आए वो? तिब्बत में जब मेरे बुद्धिस्ट भाइयों पे जुल्म हुआ, यारकंड में, ईस्ट तुर्किस्तान में जब मेरे मुसलमान भाइयों पे जुल्म हुआ, हिंदुस्तान आए वो। जब रोहिंग्या मुसलमानों पे जुल्म हुआ, कहां चले गए वो? हिंदुस्तान। शर्म आनी चाहिए इस नामुकम्मल, नामुराद, नाम निहाद स्टेट पाकिस्तान को। हिंदुस्तान एक ऐसी पाक और पवित्र धरती है जिसपे मुझे, मैं एक हिंदुस्तान का मुसलमान हूं, मुझे फख्र है। मेरे लिए ये दारुल सलाम है, और मैं ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र अदा करता हूं कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ, तभी मैं जिंदा हूं, बात कर पाता हूं। और ये अगर रूहुल्लाह मेहदी अगर अगर पाकिस्तान में होते ना, अब तक काफिर बना के मार दिए गए होते, पता नहीं कहाँ लटके हुए होते। लिंच कर देते वो पार्लियामेंट दिन दहाड़े। मेरी वो वीडियो उन तक पहुंचा देना आप, क्योंकि मुझे पता है कि वो मुझसे बड़ा गुस्सा करते हैं, नाराज रहते हैं कि मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूं, बट मैं ये भारत की। हकीकत है। आप आप अंबर, मेरी ये बात या आप मेरी कोई भी मैसेज ऐसी बात नहीं कह रहे हो। लीजिएगा। यू आर एक्चुअली पोर्ट्रेइंग, शोकेसिंग रियलिटी ऑफ दैट फेल्ड स्टेट। मुझे पता है आपने कहां पे अपना ऐड किया। दिस इज व्हाट द रियलिटी इज।
आप पूछिए ना, बलूचिस्तान के किसी भी शख्स से पूछिए, नवाब अकबर बुगटी के साथ क्या किया उन्होंने। बलोच को छोड़ के आप गिलगित बल्तिस्तान के हमारे कश्मीरियों से पूछिए, एक बार कभी मिली है उनसे? आप यकीन मानिए, आप डिबेट नहीं कर पाएंगे। जब जब आपको अपने घर से निकलने पे आपको एक परमिट लेना पड़ेगा, जब आपको अपने घर वापस जाने पे भी एक परमिट लेना पड़ेगा, आप अंदाजा लगाइए जिंदगी क्या होगी, अंदाजा लगाइए। दिस इज व्हाट पाकिस्तान। इसे कहते हैं नमक हरामी और नाशुक्रापन होना। ऐसे लोग भारत में जो सुरक्षा के साथ रह रहे हैं और भारत के खिलाफ बातें करते हैं, मुझे लगता है ऐसे लोग जो एक नफरत पैदा हो रही मुसलमानों के खिलाफ, वो जस्टिफाई करते हैं कि हाँ वाकई में मुसलमान नफरत के लायक हैं। अगर आप इस तरह से ओपनली बातें करते हैं तो बिल्कुल नफरत जायज है, क्यों ना नफरत की जाए। अगर आपके बयान के बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है तो बिल्कुल नफरत के लायक है, नफरत कीजिए और जितनी की जाए उतनी कम है। और शर्म से सर झुक अंबर, जाता है, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, मुझे वाकई में बड़ी पीपल, मुझे बड़ी तकलीफ होती है जावेद, और बड़ा अजीब सा लगता है कि जब इस तरह की बातें लोगों की तरफ से आती हैं। देश ने क्या कुछ नहीं किया, क्या कुछ नहीं दिया। अगर हम लोग यहाँ पर हैं, इतने सुरक्षित हैं, एक एक सांस का कर्ज जो इस देश के हम वापस दे भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे लोग देश में जो आग लगाने की कोशिश करते हैं, जो अमन चैन हमें नजर आ रहा था कश्मीर को लेकर, हम बड़ा प्राउडली डिस्कशन किया करते थे कि वहां पर टूरिज्म बढ़ रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसे लोग कहीं ना कहीं वो बात भी साबित हो जाती है कि इन लोगों की जब सरकार थी तो वाकई में पहले भी ऐसे हो रहा था। एक बार फिर से उनकी इंटेलिजेंस पे भी सवाल करना चाहिए कि जो स्टेट की इंटेलिजेंस थी उस वो नाकाफी क्यों रही। और भी बड़े सारे सवाल हैं, लेकिन सवाल कम पड़ जाएंगे और समय भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि जो गम गुस्सा दर्द है उसको हम शब्दों में नहीं डाल सकते। जावेद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच अंबर। एक पैगाम मैं अपने कौम को देना चाहूंगा, 140 करोड़ वाली फैमिली को हमें डिवाइड करने की कोशिश होगी, जरूर होगी, क्योंकि हम कामयाब हैं। ये ह्यूमन नेचर है। जो सबसे ज्यादा फल देने वाला दरख्त होता है, सबसे ज्यादा पत्थर उसी पे मारे जाते हैं। हिंदुस्तान एक फल देने वाला दरख्त है, मुख्तलिफ किस्म के फल फूल इस पे उगते हैं। प्लीज स्टे यूनाइटेड। आई एज अ कश्मीरी इंडियन मुस्लिम, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों में मजम्मत करूं इस कायराना दहशतगर्दाना हमले की। दुआ करता हूं अल्लाह ताला की लानत उन दहशतगर्दों पे हो, उन दहशतगर्द तंजीमों पे जिन्होंने इंसानियत का, कश्मीरियत का और हिंदुस्तानियत का कत्ल किया। और उन लोगों पर भी हो जो इस तरह के हमलों को हवा देते हैं और नफरत को बढ़ाने में हवा देते हैं, उन लोगों पर 1,00,000 करोड़ बार लानत। बहुत बहुत बिल्कुल शुक्रिया। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।